चैप्टर के अगले हिस्से पे चलते हैं। तो हमने आई वाला पार्ट खत्म कर लिया। कौन कौन सा हमने क्या कर लिया, डिफेक्ट्स कर लिए, आई के अलग अलग ऑर्गन्स कर लिए, जो पिछले 2024, 25, 23 में जो सवाल आए थे वो भी हमने कर लिए। आपने देखा कि डिफेक्ट्स पे सवाल आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी मैंने बता दिए। तो होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है मुझे इस चैप्टर का, डिविएशन एंड डिस्पर्जन। डिविएशन एंड डिस्पर्जन, पहले हम लोग बात करेंगे डिविएशन का मतलब अपने रास्ते से मुड़ जाना, और डिविएशन के कारण ही डिस्पर्जन होता है, उस पर हम लोग आगे आएंगे। तो डिविएशन, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, ये फिगर आपको आना चाहिए, शायद लैब में भी आप लोग से कराया गया होगा, लैब में भी आप लोगों से कराया गया होगा। एक चीज आप लोग याद रखो, जैसे ये था ना, फिजिक्स लेबोरेटरी में भी कराया गया होगा, ये मैं कंपेयर कर रहा हूं इससे। इसमें आप लोग ऐसे रे आती थी, इंसिडेंट रे आई, ये आई हुआ, फिर ये ऐसे बेंड होती है, कुछ आर हुआ यहाँ पर, R1 जिसे बोलते हैं, ये आर यहाँ पर भी हो जाएगा, और ये रेस कुछ ऐसे जाती है, और इसको हम आगे रिट्रेस करते हैं, तो ये दोनों रेस कैसी हो जाती है, पैरेलल होती है। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे होती है। इसे कंपेयर करके समझेंगे तो बात में समझ में आएगी। बस एक लेटरली डिस्प्लेस्ड होती है, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जस्ट लेटरली डिस्प्लेस्ड होती है, थोड़ी दूर हो जाती है लेकिन पैरेलल होती है। और यहां पर एंगल आई एंगल ई के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। इसीलिए एंगल ऑफ डिविएशन जो एंगल डी है, जो एंगल ऑफ डिविएशन एंगल डी है वो जीरो हो जाता है। एंगल ऑफ डिविएशन इसमें जीरो होता है क्योंकि आई और ई बराबर है। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होगा, करके देखते हैं। प्रिज्म, यहां तक आपकी बात पता है, प्रिज्म में ऐसा नहीं होगा, जरा करके देखते हैं। पहली बात, ये जो ए है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो ऊपर है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये मान लीजिए ए बी सी एक प्रिज्म है, ठीक। थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। थोड़ा और बड़ा बना लूं क्या? ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं इसे, ठीक है। वो थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसे, ठीक है। ठीक, ये जो एंगल है ऊपर इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये 3D चीज होती है, मैं 2D में दिखा रहा हूं, इसका एक हिस्सा दिखा रहा हूं आपको, ठीक। मान लीजिए एक रे आई ऐसे, ये मान लीजिए कुछ इंसिडेंट रे है पी क्यू, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो आप इसको ऐसे करोगे, पी क्यू बाद में मार्क करूंगा, इसका नॉर्मल बनाओगे। अच्छा, कई लोग सोचते सर नॉर्मल ऐसे क्यों बना है, अगर ये लाइन ऐसे होती तो नॉर्मल ऐसे बनता, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो नॉर्मल भी ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ जाएगा, समझ गया ना? ये ऐसे था तो नॉर्मल ऐसा बनता, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया तो जो नॉर्मल था इसका ऐसा, वो भी ऐसे ही टेढ़ा हो गया उसी एंगल से। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। नॉर्मल ऐसा बनेगा, ये वाला एंगल आपका एंगल आई हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब ये रे क्या होगा, कुछ नहीं होता तो ये रे कैसे चली जाती, कुछ नहीं होता तो ये रे कैसे चली जाती, ये रे सीधी चली जाती, ये रे कैसे चली जाती, ये रे कैसे चली जाती, सीधी चली जाती ऐसा। लेकिन कुछ तो है यहां पर, ऐसा तो है नहीं कि मीडियम चेंज हो रहा है। एयर, ये एयर था आपका, एयर टू ग्लास जा रही है, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं R1। क्या बोलते हैं, R1, ठीक। अब क्या हुआ, अब यहां पर भी नॉर्मल बनाएंगे, इसका भी नॉर्मल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इसमें R2, क्या बोलते हैं, R2, ठीक। और फिर क्या होगा, अब ये रे कुछ नहीं होती तो सीधा जाना चाहती, ऐसे ऐसे जाना चाहती, लेकिन ऐसे जा तो नहीं पाएगी। इस बार किधर बेंड होगी, ग्लास टू एयर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। कैसी बेंड हो जाएगी, ये मैं हटा देता हूं, कैसी बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी कुछ। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। और अब इस इमरजेंट रे को, और अब इस इमरजेंट रे को रिट्रेस करोगे, रिट्रेस करोगे तो जो इमरजेंट रे और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये आपका है एंगल डी। क्या है, एंगल डी। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन।
फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर जो रे थी वो ऐसे हुई फिर ऐसे हो गई, पैरेलल रही, इसके पैरेलल रही। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में जो रे ऐसे जा रही थी, प्रिज्म से आने के बाद कैसी हो गई, ऐसे हो गई। ये रास्ते में जो मुड़ गई, इसके बीच का जो एंगल है जो मुड़ गई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ये जो मुड़ गई रे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। बात समझ रहे हैं डिविएशन का माने क्या है? मार्किंग थोड़ा कर लेते, फिगर आपको आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ये P है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो इसमें PQ क्या हो जाएगा आपका, PQ हो जाएगा इंसिडेंट रे, PQ हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, QR हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, और अगर आप बनाएंगे नहीं हाथ से तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने आपके साथ हाथ से बनाया। अगर आपने हाथ पॉज करके आप दोबारा बनाओगे इसे, तभी फिर याद होगी चीज, वरना याद नहीं होगी, बता दे रहा हूं मैं। RS है आपका इमरजेंट रे, जो एंगल I है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल E जो है वो है एंगल ऑफ इमरजेंस, और एंगल D क्या है, एंगल D सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, साफ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ये याद रखना है। जो ग्लास में, ग्लास स्लैब में जो कि जीरो होता था, ग्लास स्लैब में जो कि एंगल डी जीरो होता था, एंगल डी जीरो होता था, यहां पर एंगल डी जीरो नहीं होता है। अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, बता दे रहा हूं। यहां पर जो एंगल डी होता है प्रिज्म में, वो अगले आगे आप सीखोगे I प्लस E माइनस ए होता है। या आप 11th में, हम लोग 12th में इसका डेरिवेशन करेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला इससे डिराइव करते हैं। एंगल डी इज I प्लस E माइनस ए। अभी आप एक काम की बात नहीं है, ये जो एंगल ए था ये था एंगल ऑफ प्रिज्म, ये था एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ प्रिज्म। बात समझ रहे हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। थोड़ी बात समझ में आई, पक्का, श्योर? ये होता है कंडीशन, ये बनता है फिगर। ये इंसिडेंट रे आई, सीधी चली आती, रेयर टू डेंसर जा रही थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, अंदर की तरफ बेंड हो गई, बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ बेंड हो गई, इस तरफ बेंड हुई। फिर ये ग्लास से एयर जब जा रही है तो डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, थोड़ा और अंदर की तरफ बेंड हो गई। तो इसको रिट्रेस किया तो ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में, PQ और RS के बीच में, वो है हमारा एंगल ऑफ डिविएशन। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये कंपैरिजन भी मैंने इसलिए किया ताकि आपको बात क्लियर हो जाए थोड़ी, ठीक है? पक्का, श्योर, पक्का? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? इससे आगे की बातचीत बढ़ाते हैं हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे एक सेकंड पॉज कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट कोई गेट पे आया हुआ है, गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। सॉरी इट्स रेनिंग वेरी हेवीली हियर, और बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, ठीक है? तो अच्छा, डिस्पर्जन क्या होता है भाई? ठीक है, बेसिक रीजन ऑफ डिस्पर्जन से पहले हमने बात कर ली डिविएशन को लेकर, ये सारी चीजें होती हैं। और यहां पर जो हमने लाइट ली थी, सिंगल कलर की ली थी, इसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। आप लोग शब्द सुनोगे, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? सिंगल कलर। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? सिंगल कलर की लाइट ली थी। किस कलर की लाइट ली थी?
सिंगल कलर, ये ध्यान रखना, मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर की लाइट ली गई थी, हम उसकी यहां पर बात कर रहे थे। ठीक है भाई, अब ये तो डिविएशन समझ गए आप कि एक सिंगल कलर की लाइट आती है, प्रिज्म से आती है, ऐसे जाना था, ऐसे चली गई, तो डिविएशन हो गया, ये एंगल डी है, डिविएट हो गई रास्ते से। अब डिस्पर्जन क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले एक चीज देखते हैं, ये जो डिविएशन है डिपेंड किस पे करता है। जैसा कि मैंने कहा था, डिविएशन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ये आपको याद होना चाहिए, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डी की फॉर्मूला क्या था, आई प्लस ई माइनस ए, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है वैसे। तो एक तो ये डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, आई पर, आई चेंज करोगे तो बदल जाएगा। दूसरा डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले में नहीं, दूसरा तो एंगल ए आ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है। ठीक है भाई, जो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट पर, कलर या जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। क्यों भैया, क्योंकि अगर आपको याद हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो आप लोग फॉर्मूला करते थे, एन मान लीजिए आप ग्लास कर रहे हो, तो इसमें था वी एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वी ग्लास, जिसको आप लोग सी बाई वी कर लेते थे। मैंने पिछले उसी वक्त बताया था, इसका एक और फॉर्मूला भी होता था, लैम्डा एयर बाय लैम्डा ग्लास। अलग अलग कलर की अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग कलर की अलग अलग स्पीड होती है, या अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी गिवन मीडियम का। रेड लाइट के लिए 1.5 के करीब हो सकता है, और ग्रीन लाइट के लिए वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब कलर पे डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन मटेरियल का, ग्लास का या किसी भी चीज का। अब जब ये अलग अलग होगा तो डिविएशन भी सबका अलग अलग होगा। रेड कम डिविएट करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम डिविएट करेगी, लेकिन जिसका वेवलेंथ कम है वो ज्यादा डिविएट करेगी। इससे कलर स्प्लिट अप हो जाएंगे, जो व्हाइट लाइट कलर्स हैं वो अलग अलग एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग करेंगे, उससे क्या पैदा होगा, डिस्पर्जन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, डिस्पर्जन। तो यहां पर मैंने डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन था ना, डिस्पर्जन को डिफाइन कैसे करते थे, तो मैं अलग से बना दे रहा हूं, एक सेकेंड, ये हमने बात कर ली। ठीक है, तो जब ये व्हाइट लाइट आई, अब ध्यान से देखिएगा, जब ये व्हाइट लाइट आई, जब ये व्हाइट लाइट आई, गड़बड़ियां ही हो रही हैं। कौन सा कलर लिया जाए, ये मान लीजिए हमारा प्रिज्म है, ये हमारी व्हाइट लाइट आई, ये हमारी व्हाइट लाइट आई, कौन सी रंग का है, व्हाइट लाइट। अब इसमें आते ही अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग डिविएशन होगा, यहीं पर वो स्प्लिट अप होना शुरू हो जाएंगी। जो सबसे कम डिविएट होगी वो आप ऊपर की तरफ देखोगे, वो कौन सी लाइट होगी, रेड लाइट होगी। डिविएट तो होगी लेकिन सबसे कम होगी, और जो सबसे ज्यादा डिविएट होगी उसको आप देखोगे, दैट वुड बी वॉयलेट। ऐसा कुछ हिस्सों में इसके बीच में सारे कलर्स आ जाएंगे, और फिर जब ये यहां से बाहर निकलेंगी, जब ये यहां से बाहर निकलेंगी तो कुछ ऐसे ही होंगी, और थोड़ा डिविएट हो जाएगी ये। और सबसे अधिक डिविएशन किसका होगा, ऐसा हो जाएगा इसके बीच में विब गेयोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विब गेयोर आपको मिल जाएगा, माने बीच में आपको कहीं ब्लू मिल जाएगा, बीच में आपको कहीं ब्लू मिल जाएगा, उसके ऊपर ग्रीन मिल जाएगा, और उसके ऊपर येलो मिल जाएगा, फिर ऑरेंज होता। इस तरीके से आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा इस फेनोमेनन, क्योंकि सबकी डिविएशन अलग अलग होता, सबका डिविएशन अलग अलग होता, तो अलग अलग कलर्स मिल जाते आपको सबसे। अब यहां पर दो तीन बातें ध्यान देने वाली हैं। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ,
splitting of white light, splitting of white light into 7 component colors, into 7 component colors, जिसको क्या बोलते हैं, विब गेयोर। क्या नाम है? विब गेयोर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, विब गेयोर। इसमें जो स्प्लिटिंग हो रही है उसे हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन। ये है आपका डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मैंने कारण आपको बताया, अलग अलग कलर का अलग अलग स्पीड होता है गिवन मीडियम में, एयर को छोड़कर। एयर में सारे कलर का स्पीड सेम होता है। एयर को छोड़कर जो भी रिफ्रैक्टिव मीडियम है, वाटर है, ग्लास है, सब में अलग अलग कलर का अलग अलग स्पीड होता है, अलग अलग एक्सटेंट ऑफ डिविएशन होता है, तो वो 7 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, ऐसा कुछ। ठीक, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रा। ये जो होता है इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा इज द प्लूरल। स्पेक्ट्रम मतलब 7 कलर्स ओवरलैपिंग वन ओवर द अदर, जुड़े हुए आपस में एक दूसरे के ऊपर जो कलर्स दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट बात, हाइयर द वेवलेंथ लेस द डिविएशन। हाइयर द वेवलेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी डिविएशन, GTH, लेस द डिविएशन, उतना डिविएशन कम होगा। अब आप लोग को यह बात पता होना चाहिए, विब गेयोर में जो रेड है, जो रेड कलर है, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ है। क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ है। और जो वॉयलेट है इसका लीस्ट वेवलेंथ है। क्या है? मिनिमम या लीस्ट वेवलेंथ है। तो सबसे अधिक डिविएशन किसका होगा? GTH। सबसे अधिक डिविएशन किसका होगा? रेड का डिविएशन लीस्ट होगा। रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ है, वेवलेंथ का सिंबल ऐसा होता आपने पढ़ा होगा, इसलिए लीस्ट डिविएशन होगा। वॉयलेट का मिनिमम वेवलेंथ है, इसलिए मैक्सिमम डिविएशन होगा। सबसे अधिक बेंडिंग होगी, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा और वो ऐसा रहेगा। बात थोड़ी समझ में आई या नहीं आई? कोई समस्या है तो बताइए। पक्का? ठीक है, तो डिविएशन का मतलब था, डिविएशन में एक कलर ऑफ लाइट आई, प्रिज्म पे आई, तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गई। उस मुड़ने को, जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे था, उसे हमने बोला डिविएशन। और इस डिविएशन से एक फिनोमेना पैदा होता है डिस्पर्जन, क्योंकि डिविएशन डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट पर। व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट्स कलर्स होते हैं, जिनकी अलग अलग स्पीड होती है गिवन मीडियम में, चाहे वो एयर को छोड़कर ग्लास हो गया, वाटर हो गया, उसमें अलग अलग एक्सटेंट ऑफ डिविएशन होता है, तो दोनों सब अलग अलग हो जाते हैं, जिस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। बात समझ में आई? इसमें सबसे अधिक डिविएशन जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ है रेड, उसका लीस्ट डिविएशन होगा, जिसका मिनिमम वेवलेंथ है वॉयलेट, उसका मैक्सिमम डिविएशन होगा। इतनी बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। याद भी करना है मन में, और स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत है तो वो भी लेने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? बेसिक रीजन फॉर डिस्पर्जन इन ऑल मीडियम्स एक्सेप्ट वैक्यूम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इन ऑल मीडियम्स एक्सेप्ट वैक्यूम और एयर, डिफरेंट कलर ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज, हेंस दे अंडरगो डिफरेंट डिविएशन एंड आर स्प्लिट। और एयर को छोड़कर किसी भी मीडियम में जितनी ज्यादा वेलोसिटी, जितना डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज, हेंस दे अंडरगो डिफरेंट डिविएशन एंड हेंस दे आर स्प्लिट। Greater the wavelength, greater the speed, and hence lower the deviation. Lower the deviation. So red undergoes least deviation and violet most deviation. ये याद रखना, रेड सबसे ऊपर बनेगा, वॉयलेट सबसे नीचे बनेगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, या फिगर भी बना सकते हैं, तो मैंने वहां दिखाया है, तो बात समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें एक चीज बात थी कि अगर दो प्रिज्म्स को ऐसे उल्टा रख दिया जाए, एक्चुअली में क्या बन गया, अगर इसको आप ध्यान से देखो, अगर एक प्रिज्म ऐसा है, दूसरा प्रिज्म कुछ ऐसा मैं रख दूं सेम एंगल का, तो एक तरह ग्लास स्लैब नहीं बन गया? एक तरह ग्लास स्लैब बन गया, तो इसमें जो रेज आ रही थी ऐसे, वो जो स्प्लिट होती वो उल्टा स्प्लिट हो जाती, ऐसे हो जाती, और यहां जाके मिल जाती, और फिर ये ऐसे हो जाता, तो एक तरीके से ये ग्लास स्लैब जैसा बन जाता है। और न्यूटन ने बड़ा एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। एक जमाने तक माना आता था, एक जमाने तक क्या माना आता था कि एक्चुअली में व्हाइट लाइट में ऑलरेडी ये कलर नहीं होते हैं, ये कलर उनमें ग्लास डाल देता है।
ग्लास में कलर पैदा कर देता है। न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट, ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था दो प्रिज्म्स को इस तरीके से लेकर करने का, तो उन्होंने पहली बार दिखाया कि ऐसा नहीं होता है और हमेशा रेस की बेंडिंग बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ होती है, यह याद रखिएगा। तो उन्होंने ये दिखाया कि एक्चुअली में व्हाइट लाइट में ऑलरेडी ये कलर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कोई और रिफ्रैक्टिव मीडियम हो जाता है। इंटरेस्टिंग फिगर है, थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, इस पर कुछ सवाल पूछा आ सकता है। इसी ने पहली बार प्रूव किया कि व्हाइट लाइट में ऑलरेडी विबग्योर होता है, इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया। ठीक बात है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ खास बात नहीं है। रेनबो फॉर्मेशन होना चाहिए था, एक सेकेंड। हाँ, ये एक इसका फिनोमेना है, उस पर आते हैं सवालों पर। उससे पहले इस पर एक फिनोमेना है, ये कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। देख सकते हैं आप लोग, इसमें दो तीन बातें याद रखिएगा। हियर रेन ड्रॉप सस्पेंडेड इन एयर एक्ट्स एज टाइनी प्रिज्म्स। प्रिज्म की तरह कौन काम करता है यहाँ पर? जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, जो रेन ड्रॉप सस्पेंडेड इन एयर होते हैं, वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं। तो इसमें क्या है? रेन ड्रॉप सस्पेंडेड इन एयर, ये याद रखिएगा। इट इन्वॉल्व 3 प्रोसेसेस, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जिसमें डिस्पर्जन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक ये हो गया, ये हो गया, फिर से रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब यहां एक बात मुझे करनी चाहिए थी। आप देखिए कहां से देख रहे हैं, आप यहां पर खड़े हैं ना, ऑब्जर्वर यहां है ना, ऑब्जर्वर आपका यहां है, तो जो ये होना चाहिए, जो सन होना चाहिए आपके पीछे होना चाहिए, ओवरहेड नहीं होना चाहिए। सन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, यहां नहीं हो, सन आपके पीछे होगा, सामने वो होगा, वहां पर रेज जाएंगी तो आपको दिखाई देगा। तो सन शुड बी बैक। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को उल्टा देखना है, सन की तरफ नहीं। एन ऑब्जर्वर शुड लुक ऑपोजिट टू सन, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। एन ऑब्जर्वर should look opposite to direction of sunlight। उल्टा देखना है, सन उल्टा देखना है, सन की तरफ नहीं देखना है। सन यहां है, सन की तरफ देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। सन आपके सर के पीछे है, बिहाइंड द ऑब्जर्वर है, सामने देख रहे हो आप, यहां से रेज आ रही है, सिर्फ रेनबो बनेगा, दिखाई देगा। यहां पर आप देख सकते हो, इसमें जो 3 प्रोसेस की मैंने बात की, ये आपका पहला प्रोसेस, ये आपका पहला प्रोसेस है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिससे बेसिकली डिस्पर्जन हो रहा है, लाइट स्प्लिट अप कर रही है। यहां पर एक नए तरह का फिनोमेना होता है, यहां फिनोमेना 2 हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। बस रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, लाइट वापस लड़के अंदर जा रही है। फिलहाल इतना समझ जाइए, क्रिटिकल एंगल वगैरह की बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पर थर्ड अगर कोई बोल रहा है तो फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 3 प्रोसेस हैं, डिस्पर्जन, TIR, डिस्पर्जन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सन पीछे होना चाहिए, बात याद रखिएगा, इस पर कोई ना कोई सवाल पूछा आ सकता है। मुझे उम्मीद है ये बात भी क्लियर है। कोई समस्या यहां तक? चल सकते हैं आगे, पक्का? चलिए ठीक है, इस पर कुछ सवाल थे, देख लेते हैं जरा। क्या है? A narrow beam XY of white light is passing through a glass prism as shown. Trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen PQ. Name the phenomena observed and state its cause. सारी बातें हमने कर ली हैं, तो आप क्या देखोगे? व्हाइट लाइट है ये, तो लाइट क्या हो जाएगी? स्प्लिट अप हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा एक, और दूसरा हिस्सा जो नीचे की सबसे अधिक बेंडिंग होगी ऐसे हो जाएगा, फर्दर ये ऐसे चला जाएगा, ये और बेंड होकर, फिगर अच्छे से बना लेना, ये ऐसे हो जाएगा, तो आपको वॉयलेट से लेकर रेड तक विबग्योर मिल जाएगा। तो आप बना के दिखा लोगे, हमने कर रखा है, ठीक है। शो द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे एज ऑब्जर्व बाय द स्क्रीन PQ। लाइट की स्प्लिटिंग हो जाएगी 7 कंपोनेंट कलर्स में। फिनोमेना जो ऑब्जर्व होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। डिविएशन नहीं बोलेंगे, डिस्पर्जन। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि अलग अलग जो कलर हैं, अलग अलग जो वेवलेंथ हैं या कलर हैं, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स इन ए मीडियम लाइक ग्लास एंड हेंस दे अंडरगो डिफरेंट डिविएशन। जो हमने यहाँ बात की रीजन में जो हमने बात की, in all mediums except vacuum air different color travels with different velocities, hence they undergo different deviations and are split। और जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी डिविएशन कम होगा, तो रेड सबसे ऊपर होता है और वॉयलेट सबसे नीचे होता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, बढ़िया सवाल है 2022 का।
प्रिज्म ABC विद BCS बेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ठीक है, इसमें से कौन सा फिगर सही है? नहीं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, अच्छा, द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई, मतलब ब्लू की बात हो रही है, ब्लू की बात हो रही है, ब्लू चाहिए। अब याद करो, इसमें अगर करेंगे हम लोग स्प्लिट, पहले वाले में स्प्लिट करेंगे तो यहां तो रेड मिल जाएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, टॉप से नहीं मिलेगा, नीचे से ब्लू मिलेगा, नीचे से थर्ड वाला ब्लू मिलेगा, इसमें टॉप से नहीं ब्लू मिलेगा। लेकिन इसमें अगर करेंगे तो ये देखिए ऐसे हुआ, अब यहां पर देखिए रेड है, ये वॉयलेट है, तो यहां वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, थर्ड फ्रॉम द टॉप, इसमें आपको मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। इन दोनों में तो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन मतलब सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी, टॉप से इसमें ब्लू मिलेगा। बढ़िया सवाल है, लॉजिक वाला सवाल है, थोड़ा अच्छे से करने की जरूरत है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है? 2023 का सवाल है, व्हेन डू द लाइट रेज गेट रिफ्रैक्टेड? इसमें रिफ्रैक्शन कहां कहां हो रहा है? एज द लाइट रे एंटर्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, बिल्कुल ये भी यहां पर तो हो ही रहा है, एंटर्स द प्रिज्म, यहां पर हो रहा है, 1 पे हो रहा है। एज द लाइट रे ट्रेवल्स इनसाइड द प्रिज्म, यहां पर तो कोई रिफ्रैक्शन, सीधे जा रही है लाइट, मुड़ जहां जा रही है लाइट वहीं पर हो रहा है, और यहां पर हो रहा है। तो कहां कहां हो रहा है? एज द लाइट रे एंटर्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, यहां पर तो नहीं हो रहा है। एज द लाइट मूव्स फ्रॉम द प्रिज्म इनटू द एयर, तो ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 किसी में है? 1 and 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, 2023 में आया था, देख लीजिएगा, अच्छा सवाल है। बात समझ गए? अंदर कैसे होगा? जब मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, तभी रिफ्रैक्शन होता है। अगला सवाल क्या है? आरुष इज कीन ऑब्जर्वर एंड, ठीक है, ठीक है, Arush is a keen observer and loved the spectacular colors in a rainbow. He also observed that same pattern when he allowed sunlight to pass through a glass prism. He guessed that it is due to the inclined refracting surfaces of glass prism, which is responsible for showing exciting phenomena, whereas no such phenomena was observed when white light passes through a glass slab. Name the phenomena which could explain the formation of a rainbow. Dispersion. Dispersion. What is the band of colors known as spectrum? Explain the cause of formation of band of colors. हम लोग ने बात कर ली, स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, अलग अलग एक्सटेंट ऑफ डिविएशन होती है। Why don't we observe similar band of colors when light passes through a glass slab? क्योंकि मिल जाता है ग्लास स्लैब में, जैसा कि हमने दो प्रिज्म वाला बनाया था कि डिविएशन कैंसल आउट हो जाता है, डिविएशन कैंसल आउट हो जाएगा एक एंड से दूसरे एंड पर, तो सारे कलर्स मिल जाएंगे। जैसे ग्लास स्लैब में बनाऊं मैं, अगर मान लीजिए यहां से रे आ रही थी, तो ये स्प्लिट अप हुआ ऐसे, जब यहां से निकलेगा, जब यहां से निकलेंगे तो एक साथ निकल जाएंगे, मतलब एक एंड पर जो स्प्लिटिंग होगी वो दूसरे एंड पर कैंसल आउट हो जाएगी, एक एंड पे जो स्प्लिटिंग होगी दूसरे एंड पे कैंसल आउट हो जाएगी, और सब एक साथ मिलकर निकलेंगे। ठीक बात है, पक्का? तो ये आप बता दोगे, जो हमने उसमें फिगर बनाया था कुछ उसी तरह का बना के दिखा दोगे। ठीक, अगली चीज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कर लिया। अगली बात है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कई सारे फिनोमेना इसको लेकर हम लोग देखते हैं, और इस बारे में वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, या प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो इस बात को देखते हैं, सिंपल सा है, थियोरेटिकल पार्ट है। अगला हिस्सा जो इस चैप्टर का हमारे सामने है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का हिस्सा। अभी तक हम लोग ने डिस्पर्जन की बात कर ली कि प्रिज्म से लाइट जाती है, रेनबो फॉर्मेशन की बात कर ली। अगला हिस्सा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये दो छोटे छोटे पार्ट है, काफी आसान से हैं। तो अगर मैं इसका एक बैकग्राउंड दूं आपको, तो आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग कैंप फायर वगैरह में बैठते हैं, या चिमनीज वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा, उसके पार देखा जाए तो जो चेहरा होता है या जो भी चीजें होती है थोड़ी हेजी दिखाई देती हैं, अनक्लियर दिखाई देती हैं, हिलती डुलती थोड़ी दिखाई देती हैं। वो सारा फिनोमेना क्या होता है? या इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इन सारे सवालों पर सीधे रीजनिंग बेस्ड सवाल आते हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, और इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन कुछ पॉइंटर्स आपको लिखने पड़ेंगे। की बात है, रिफ्रैक्शन तभी होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी, या लाइट अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली मीडियम में, जैसे मान लीजिए एयर से वाटर गई लाइट, तो लाइट एयर से, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो लाइट के पाथ पे बैठ नहीं गई। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, वरना लाइट सीधे चली जाएगी अगर एक ही मीडियम जैसा बिहेव करेगा। तो यहां पर क्या है,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अबव चिमनी और फायर। बेसिकली इसमें यही बात है, इसमें की बात सेकंड वाला पॉइंट है कि जहां भी फिजिकल कंडीशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, अगर एयर बदलता रहेगा तो इस तरीके की चीजें हमें दिखाई देंगी। द एयर जस्ट अबव द फायर becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter, less dense than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. माने कहने का फायर के ऊपर जो अलग अलग एयर है, जैसे मान लीजिए ये एक एयर का हिस्सा है और ये एक एयर का हिस्सा है, तो ये वाली जो एयर है, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है ये लेस डेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है और इसका आरआई हाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। जब लाइट एक मीडियम से ऐसे ट्रेवल कर रही है, लाइट एक एयर के थ्रू जब ट्रेवल कर रही है तो वो अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कर रही है, अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कर रही है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो लाइट की बेंडिंग होती रहती है। तो इमेज हमें स्टिल नहीं दिखाई थी, वेवरिंग दिखाई थी, हिलती डुलती दिखाई देती है। सिंस द, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान लिखना है, नोट्स में लिख लीजिए। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी, द अपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स। बात समझ में आई कि जब, वही फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अगर फायर वगैरह के ऊपर या चिमनीज के ऊपर हॉट टेम्परेचर ऑफ एयर अलग अलग लेयर्स का अलग अलग होता है। हॉट एयर जो है, जो जस्ट ऊपर होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कंपेयर टू जो लेयर्स ऊपर हैं, जो कूलर है, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। जब लाइट इसके थ्रू पास करेगी तो लगातार बेंडिंग होती रहेगी उससे, और जो हमें इमेज दिखाई देगी, जो पोजिशन ऑफ इमेज जो दिखाई देगी, वो लगातार बदलती रहेगी। इसीलिए इसको फ्लक्चुएशन के तौर पे देख सकते हैं, वेवरिंग के तौर पे देख सकते हैं। तो इसमें ये की बात नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिस पे ज्यादातर सवाल थे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों। ये तो हमारे बचपन से मतलब तारों का टिमटिमाना इज ए वेरी क्या कहते हैं, वेरी फिनोमेना विच इज वेरी क्लोज टू किड्स, मतलब बच्चों के लिए बहुत ही करीब। हर जो अच्छी चीज होती है, हर त्योहारों वगैरह में भी तारों का, बर्थडे गिफ्ट में तारे का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बच्चों के बहुत करीब पाया जाता है। तारे का पूरा फिनोमेना ही बहुत ही फैसिनेटिंग है, बच्चों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होता है। कई आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा तो लोग कहते हैं कि जब अपने डियर वंस जब मर जाते हैं तो वो तारे बन जाते हैं, या कई लोग ऐसा बोलते हैं कि टूटते हुए तारे को देखकर कोई विश की जाए तो पूरी हो जाती है। तारों को लेकर एक फैसिनेशन ह्यूमैनिटी में हमेशा से रहा है, और कई फिल्मों में जो वो होते हैं, जो लोग टेलीस्कोप से तारे देखते हैं और खुले आसमान में, आजकल तो पोल्यूशन वगैरह का तारे दिखने कम हो गए हैं, लेकिन अगर आप कुछ पहाड़ी जगहों पे जाएंगे या कुछ ऐसी जगहों पर जाएंगे जहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी कम है, तो वहाँ आप साफ आसमान में तारे टिमटिमाते हुए देखना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्लीजिंग साइट्स। बट कमिंग बैक टू रियलिटी, इट इज़ नॉट द मोस्ट प्लीजिंग थिंग कि एक्सप्लेन करना कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ये एक्सप्लेन करना उतना प्लीजिंग नहीं लगेगा आपको, लेकिन डिस्कस तो करना है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी तारों का टिमटिमाना। फिर से वही बात, द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। अब ये होता क्यों है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक बात याद रखिएगा, अगर लेयर की अलग अलग एयर की अलग अलग लेयर्स हैं, तो जो ऊपर वाली लेयर है ये लाइट है, लेस डेंस है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका, और जो नीचे वाली लेयर्स हैं, जो अर्थ है, ये डेंसर लेयर्स हैं, इनका आरआई हाई होगा। तो जब लाइट ट्रेवल करेगी, याद करिए, जब लाइट ट्रेवल, मान लीजिए यहां से आ रही है स्टार से लाइट आ रही है, तो ये लाइट हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती हुई आएगी, और अपरेंट पोजीशन जब बनाएंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखाई देगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती हुई जाएगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर आ रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते हुए आएगी, और अपरेंट पोजीशन थोड़ा रेज दिखाई देगा, जो आगे हम लोग सनराइज सनसेट में भी देखेंगे। It bends towards the normal as it goes from rarer to denser medium, and hence apparent position of the star is different from the actual position. पहली बात तो ये है, एक्चुअल पोजीशन स्टार की कुछ यहाँ पर थी, लेकिन हमें स्टार कहीं यहाँ दिखाई देगा, apparently थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, होराइजन के थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बात तो एक सही पोजीशन नहीं है, दूसरी अब ये हिलती डुलती क्यों रहती है। द apparent position of the star is not stationary, ये ध्यान दीजिए, not stationary, but keeps on changing slightly since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary। ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन है, लगातार छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, विंड के कारण और तरह तरह की चीजों के कारण छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो जो ये आपको यहाँ पर 1 सेकंड पे दिखाई दे रहा था, अगले 1 सेकंड पे हो सकता है यहाँ दिखाई दे, कभी हो सकता है थोड़ा इधर दिखाई दे। इसकी जो अपरेंट पोजिशन है वो क्या होगी, लगातार बदलती रहेगी। Since the apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly
since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary, since the stars are very distant, point object की तरह हैं, they act as point sized objects. ये भी बात याद रखिए, बहुत दूर है, बहुत दूर है, इस नाते पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं. एज द पाथ ऑफ रेज लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स. ज्यादा और कम होती रहती है, ज्यादा और कम होती रहती है. किसी पॉइंट पे ज्यादा लगती है, कभी थोड़ा सा कम इंटेंस होती है, कभी ज्यादा इंटेंस होती है. द स्टार समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर एट समटाइम्स फेंटर विच इज ट्विंकलिंग इफेक्ट. तो दो तीन बातें इसमें ध्यान रखनी है, पॉइंट वाइज याद करेंगे. पॉइंट साइज वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल कंडीशंस लगातार बदलती रहती है, साथ ही अपरेंट पोजीशन बदलता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई जो आ रहा है लगातार वो बदलता रहता है. तो ये दो तीन की बातें हैं, की फैक्टर्स है. इस पर आपको पॉइंट वाइज सवाल आ जाएगा, रीजन असर्शन वाला सवाल आ जाएगा. तो अगर आपको तीनों चारों बातें ठीक से पता नहीं है तो आप जवाब नहीं दे पाओगे. वाई डू स्टार्स ट्विंकल अगर आ जाता है तो भी आपको लिखना पड़ेगा कि जब सन स्टार से लाइट आती है तो वो एटमॉस्फेयर के थ्रू जब पास करती है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है और वो रेयर टू डेंसर आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है. एक बात. दूसरी बात, चूंकि फिजिकल कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर लगातार बदलते रहते हैं तो अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार भी लगातार बदलता रहता है. तीसरी बात, स्टार्स बहुत दूर हैं, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जब उनसे लाइट हमारे आंख की तरफ आती है तो कभी ज्यादा, कभी लेस, कभी फेंटर दिखाई देता है, कभी डिमर दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. बहुत दूर है ना, तो एक पॉइंट से कभी लगता है वहां पर ज्यादा है, दूसरे पॉइंट पे जब आता है तो लगता है हल्का है, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. बात समझ में आई? थोड़ा याद भी करना पड़ेगा. और रीजन असर्शन में सवाल आता है या किसी मतलब इस तरह की चीजों में ही ज्यादातर सवाल आएगा. वाई का सवाल स्ट्रेट अवे नहीं आएगा, आ भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. तो मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में जरूर जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है. चले आगे. इसी से रिलेटेड एक चीज है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट. मतलब सूर्योदय होने से पहले, सनराइज से पहले, सूरज निकलने से पहले हमें सन दिखने लग जाता है और सूरज ढलने के बाद तक हमें सन दिखता रहता है, सूरज दिखता रहता है. एडवांस्ड सनराइज मतलब सूरज अभी नीचे ही है, हॉराइजन हमें दिखना नहीं चाहिए था लेकिन पहले ही दिख जाएगा, उससे पहले थोड़ा दिख जाएगा. और डिलेड सनराइज का मतलब नीचे चला गया है लेकिन जब और नीचे भी चला गया तो हमें दिखाई देगा अभी सूरज वहां पर है. ये देखिए देख जैसे मैंने वहां बताया था, ये एक्चुअल पोजीशन है, हॉराइजन हम यहां देख रहे थे. हॉराइजन का मतलब होता है हमें जहां तक दिखाई देगा आसमान में. लगता नहीं कि आसमान कहीं पर धरती से मिल रहा है, वो पॉइंट हॉराइजन है, उसके बियॉन्ड हमें नहीं दिखाई दे सकता. तो हॉराइजन वाली लाइन अगर ये है तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर आप खड़े हैं तो आपको यहां तक दिखाई देता, सन अभी इसके नीचे है लेकिन आपको दिखने लग जाएगा क्योंकि जब लाइट सन से आ रही है तो जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे, कौन सर्कल, ये जो है यहां RI लो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां RI हाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, तो लो टू हाई जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है. लाइट कुछ ऐसे बेंड हो जाती है, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर जा रही है लाइट, तो कैसे बेंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल. और जब ये हम यहां मान लीजिए खड़े हैं, जब इसको रिट्रेस करते हैं तो हमको लगता है लाइट यहां से कहीं आ रही है, हमको सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है. इसी को बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज. इसी का ठीक उल्टा डिलेड सनसेट में हो जाएगा. तो फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर आपके जहन में याद होना चाहिए. The sun is visible to us about 2 minutes before the actual, ये वैल्यू भी याद कर लीजिएगा, एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. As rays from the sun enter Earth's atmosphere, they travel from rarer to denser medium and hence as density of atmosphere, जो पिछली बार बात की थी, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं अर्थ के पास आ रहे हैं, ग्रेविटी बढ़ रही है और डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ रहा है. Due to this, rays bend towards the normal and towards the normal as shown, an apparent position of the sun appears raised even if it is below the horizon. नीचे है, उगने, सूरज उगने से पहले ही हमें दिखना शुरू हो जाएगा. सनसेट के टाइम पर ठीक इसी का उल्टा बना देंगे आप, इस तरफ होगा और यहां से रेज आ रही होगी ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे दिखाई देगा. ठीक इसी का उल्टा बना देंगे, वैसे बनाने के लिए आना नहीं चाहिए, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा. बात थोड़ी समझ में आई या नहीं आई? पक्का ये सवाल एग्जाम में आ सकता है. तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को लेकर. पहला, वेवरिंग क्यों होती है, सब में की बात क्या है, फिजिकल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर जब बदलते हैं, लाइट एक मीडियम से दूसरे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम से ट्रेवल करती है तो बेंड करती है. सन के राइज और सनसेट पहले और बाद में होने की, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का लॉजिक ये है, जब आउटर स्पेस से लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है
तो वो रेयरर टू डेंसर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, इस नाते हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। और वो सारी बात जहां तक रही फ्लक्चुएशन वाली बात कि वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्यों होता है, उसमें आप इतनी बता देंगे एपरेंट पोजीशन बदलता रहता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बदलता रहता है। तो ये आपको थोड़ा मेमोराइज भी करना पड़ेगा, समझ भी जाएंगे तो मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। इस पर जो सवाल 2024 में आया था, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, ये स्कैटरिंग का सवाल है, इस पे आएंगे। ये स्कैटरिंग का सवाल है, इस पे भी आगे आएंगे। ठीक, वाई डू स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट्स डू नॉट, इसके बारे में हमने बात कर ली। इसमें की बात जो आपको याद रखनी है कि स्टार्स जो है वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ हैं, तो ये पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो एपरेंट पोजीशन बदलता है। अब ये क्यों बदलता है मैंने वहां बता रखा है, एपरेंट पोजीशन चेंजेस, जिसके कारण फ्लिंकरिंग ब्राइटर एंड फेंटर होता है, ब्राइटर एंड फेंटर होता है, जो हमें फ्लिकरिंग की तरह दिखाई देता है, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं। जहां तक रे वाई डू प्लैनेट्स डू नॉट, अब इसका जवाब यही मैं लिख रहा हूं, बाद में उस सवाल पे आऊंगा। प्लैनेट्स डू नॉट, प्लैनेट्स पहली बात क्या है, क्लोजर टू अर्थ है, क्लोजर टू अर्थ। देखिए पॉइंट वाइज कैसे लिखा आता है, क्लोजर टू अर्थ देन स्टार्स। दूसरी बात क्या है, नॉट पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, नॉट पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, इन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो एवरेज्ड आउट, एवरेज्ड ओवर, द apparent position remains same, द apparent position सेम रहती है, नो फ्लिकरिंग। जैसे इसको मैं अगर शब्दों में समझाऊं, एवरेज आउट कहने का मतलब क्या, मान लीजिए जैसे पॉइंट साइज ये है ऐसा, तो मान लीजिए सम, जैसे मान लीजिए कभी लाइट यहां से ज्यादा आ रही है, यहां से कम आ रही है, यहां से कम आ रही है, यहां से ज्यादा, एवरेज करेंगे इस पूरे पर, तो नेट जो लाइट है, नेट जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, वो फिक्स दिखाई देगा। लेकिन पॉइंट में अगर बदलता रहेगा, यहां पर कुछ ज्यादा दिख रहा है, यहां पर कम दिख रहा है, तब फ्लिकरिंग दिखाई देगी इसमें, जो स्टार्स में होता है। लेकिन इसमें प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होगा, एवरेज आउट हो जाता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स है हमारे लिए। इस तरह इसमें कोई ब्राइटर फेंटर वाली बात नहीं दिखाई देती है, कहीं पर ब्राइट होता है, कहीं फेंट होता है, लेकिन पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर नेट इंटेंसिटी जो आई में एंटर कर रही सेम रहती है, तो कोई फ्लिकरिंग नहीं होती है। तो ये हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। की बात याद रखिएगा कि स्टार्स धरती से बहुत बहुत दूर है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स हैं, इससे तो उनकी एपरेंट पोजीशन चेंज होती रहती है। जबकि प्लैनेट्स क्लोजर हैं अर्थ के स्टार्स से, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स नहीं, उन्हें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, पूरे उस पर एवरेज ओवर कर देंगे, तो एपरेंट पोजीशन सेम रहती है, इस तरह कोई फ्लिकरिंग इफेक्ट नहीं होता है, कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होता है। बात समझ में आई? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? श्योर, ये एग्जाम में सवाल आ सकता है, फिर से रीजन असर्शन में किसी तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको लॉजिक नहीं पता होगा तो आप रीजन असर्शन वाले सवाल तो कतई नहीं कर पाओगे, बता रहा हूं मैं। ठीक, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वाह क्या इमेज है, मजा आ गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन टिंडल इफेक्ट, ये आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा था केमिस्ट्री में। क्लास 9 केमिस्ट्री में कहां पढ़ा था भैया, चैप्टर 2 में कोलॉइड्स के बारे में जब पढ़ रहे थे कि मिलके कोलॉइडल सोल्यूशन है, कोलॉइड से अगर आप पास करोगे लाइट को, तो लाइट पास नहीं हो पाएगी, थ्रू नहीं होगी, बल्कि स्कैटर चारों तरफ फैल जाएगी लाइट। तो ये आपने पढ़ा था कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस, क्योंकि उनका साइज जो है वो कंपेरेबल होता है, थोड़ा न बहुत बड़ा होता है सस्पेंशन के पार्टिकल्स की तरह, न बहुत छोटा है तो होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की तरह, इस नाते वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, फैला सकते हैं इस तरीके से। तो ये इसे बोलते थे टिंडल इफेक्ट। थ्रू नहीं लाइट पास होती, इसके इर्द गिर्द लाइट ऐसे दिखाई देती है, जबकि सोल्यूशन में लाइट पास थ्रू हो जाती है। ये बात आपने की थी। कई सारे से भी बड़े मजेदार फिनोमेना देखते हैं, जैसा कि आप लोग क्लासरूम वगैरह में अक्सर करते हैं। क्या करते हैं, टीचर पढ़ा रही होती है टिंडल इफेक्ट, और आप टिंडल इफेक्ट साक्षात देख रहे होते हैं, बाहर खिड़की पर देखते हैं जहां सूरज की रोशनी आ रही होती है, या कोई वेंटिलेटर होता है या रोशनदान होता है, देखते हैं, और वहां से धूल के कण आपको दिखाई देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स ऐसे फ्लिकर करते, ऐसे ब्राउनियन मोशन में दिखाई देते हैं, आपको हिलते डुलते हुए दिखाई देते हैं, वही टिंडल इफेक्ट है। या जो इसमें दिखाया गया है, कैनोपी ऑफ ट्रीज के थ्रू आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा सनलाइट विजिबल हो जाती है, पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो इससे रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। 2-3 बातें हैं जो एग्जाम में पूछी आती हैं, तो हमें पता करना है।
फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट टू टेक प्लेस साइज ऑफ पार्टिकल्स शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत बड़े हैं पार्टिकल्स या बहुत छोटे हैं तो स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। सॉल्यूशन में बहुत छोटे होते हैं इस नाते नहीं होती है। कोलॉइड्स सस्पेंशन में बहुत बड़े होते हैं, 9th क्लास में जो हमने किया था केमिस्ट्री में चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर में, तो वहां भी स्कैटरिंग नहीं होती है। स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब रेलिक क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग क्या है? रेलिक ये एनसीईआरटी में शायद नाम नहीं दिया हुआ, एक साइंटिस्ट के नाम पर है। हायर द वेवलेंथ लेसर द स्कैटरिंग। ये ध्यान रखना है, स्कैटरिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है। हायर द वेवलेंथ लेसर द स्कैटरिंग। अब आपको पता है जब लाइट की हम बात करें तो विबग्योर की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं बता दे रहा हूं, वैसे याद नहीं रखना आपको। इसका जो इनका जो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। बाकी 11th में सब आप डिटेल में करोगे। वॉयलेट जो है इसकी लीस्ट वेवलेंथ होती है। ये याद रखना है, पहले ही मैंने बता रखा है। और रेड जो होता है डिस्पर्जन में बताया था, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। GTH। हायर द वेवलेंथ लेस इज द स्कैटरिंग। मतलब जो लैम्डा है वो स्कैटरिंग से, शब्दों में लिखूं तो ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग जो है, जो ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है कि नहीं? तो अगर यहां से इस बात पे आए तो क्या नतीजा निकलता है? किसका मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा? इसका लीस्ट स्कैटरिंग हो, ब्लू एंड का लीस्ट वेवलेंथ है, मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा। इसका मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा ब्लू एंड। इसे कई बार हम लोग इस पूरे को ब्लू एंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू एंड। इस वाले हिस्से का सबसे अधिक स्कैटरिंग होगा और इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं रेड एंड। कई बार इनका लीस्ट स्कैटरिंग होगा। ये याद रखना है। किसका स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है भैया? रेड का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, सबसे अधिक वेवलेंथ है। ब्लू वाले हिस्से वॉयलेट वगैरह का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इनका वेवलेंथ सबसे कम है। यही रेलिक क्राइटेरिया है। ये आपको अगर याद होगा तो इसमें और कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू मतलब लॉजिक लगा देना है, लेकिन ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है, आगे बढ़े। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप देख सकते हैं क्या एक इस पे एक एक्टिविटी है। पहले एनसीईआरटी में एक्टिविटी थे, भी एक्टिविटी काट दी गई है, होनी चाहिए एक्टिविटी, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। प्लेस ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट एट द फोकस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, the lens provides a parallel beam of light. Allow the light beam to pass through a transparent glass tank containing clear water. Allow the beam of light to pass through a circular hole made in a cardboard using a second converging lens L2 as shown. अब जब आप यहां तक देखो, आपने जब यहां क्लीन वाटर लिया है, देखो जो आपने यहां क्या लिया है, दो कंडीशन है। एक बार क्या लेना है इसमें? क्लीन वाटर, और दूसरी बार क्या बोल रहा है? डिजॉल्व ओवर 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। इसे हाइपो बोलते हैं, आप लोग 11th में पढ़ोगे, इसे हाइपो बोलते हैं, हाइपो। इसमें जब दूसरी बार क्या करना है? हाइपो सॉल्यूशन एक कोलॉइड होता है। हाइपो सॉल्यूशन एक कोलॉइड होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक, यहां पर क्या होगा? आप क्या देखोगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पहले क्लीन वाटर में यहां से व्हाइट लाइट आ रही थी, तो हमको यहां से लाइट पास होगी और हमको यहां पर क्या दिखाई देगा? M1 पर क्या दिखाई देगा? यहां हमें क्या दिखाई देगा? व्हाइट लाइट। यहां व्हाइट लाइट दिखाई देगा, अब करके भी दिखा, और इसके चारों ओर यहां पर डार्कनेस होगी। अराउंड द बीकर डार्कनेस होगी। बीकर के चारों तरफ आप डार्कनेस देखोगे। मतलब यहां पर कोई टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है, नो स्कैटरिंग, या कोई स्कैटरिंग वगैरह, जो लाइट आ रही थी सीधी चली गई, कुछ नहीं स्कैटरिंग हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधे लाइट चली गई। हाइपो सॉल्यूशन में आप क्या देखोगे? बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। आप क्या देखोगे? यहां पर L2 के बाद यहां पर आपको क्या मिलेगा? L2 के बाद आपको क्या मिलेगा? यहां मिलेगा आपको येलोइश रेड या रेडिश येलो लाइट, रेडिश येलो। जो पास होगी लाइट
जो लाइट पास होगी वो रेडिश येलो होगी, और अराउंड द बीकर जो है, अराउंड द बीकर आपको क्या मिलेगा? ब्लूइश लाइट, ब्लूइश ग्रीन लाइट। फिर से बोल रहा हूं, अराउंड द बीकर, इसके चारों ओर बीकर के, जब इसमें कोलॉइडल से हाइपो मिला दोगे तो अराउंड द बीकर आपको क्या दिखाई देगा? अराउंड द बीकर क्या दिखाई देगा आपको? ब्लूइश, ग्रीनिश, ब्लूइश लाइट, वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू, ये सब दिखाई देगा। और जो पास हो जाएगी लाइट, जो यहां पर दिखाई देगा, वो दिखाई देगा रेडिश येलो लाइट। इसका मतलब क्या हो गया? जो अराउंड द बीकर दिखाई दे रहा है, जो अराउंड द बीकर दिखाई दे रहा है, ये है स्कैटर्ड लाइट, ये है स्कैटर्ड लाइट। तो लोअर वेवलेंथ्स क्या हो रही हैं? स्कैटर हो रही हैं। और ये जो है, जो स्कैटर नहीं हो पाई थी, नॉट स्कैटर्ड, जो स्कैटर नहीं हो, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसी से आप सनराइज सनसेट सब कुछ, मतलब वो स्काई ब्लू ये सब समझ सकते। नॉट स्कैटरिंग, ये कौन वाली वेवलेंथ है? हायर वेवलेंथ है। ये प्लीज अच्छे से समझ जाना। इस पे कोई लॉजिक का सवाल आ सकता है, केस स्टडी वाला सवाल आ सकता है। ये एक्टिविटी इस साल एनसीईआरटी से काट दी गई है, लेकिन इस एक्टिविटी से ही सारे आगे रिजल्ट्स निकलेंगे। ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? हल्का सा भी कंफ्यूजन तो बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा। क्लियर है? बिल्कुल पक्का। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब इसमें ब्लू क्लीन वाटर लोगे, सारी की व्हाइट लाइट, सारी की सारी व्हाइट लाइट आपको यहां मिल जाएगी, कोई स्कैटरिंग नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसमें आप हाइपो डिजॉल्व करोगे, सोडियम थायोसल्फेट डिजॉल्व करोगे, सल्फर का कोलॉइड बना लोगे, सल्फर डिजॉल्व करोगे, तब सल्फर सीधे नहीं डिजॉल्व होगा, तो हाइपो सोल्यूशन बना लोगे, तो आप देखोगे जो लाइट पास हो रही है आगे, यहां से जो लाइट पास होगी, ये वाली जो लाइट होगी, ये वाली जो लाइट होगी, वो रेडिश येलो होगी। और जो इसके इर्द गिर्द, बीकर के इर्द गिर्द, अगर मैं बीकर के इर्द गिर्द, मतलब बीकर के इर्द गिर्द जो लाइट होगी, ये वाली जो लाइट होगी, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो आपको दिखाई देगी, वो होगी आपको ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश लाइट। ये स्कैटर हो जाएगी चारों तरफ, और जो लाइट पास हो पाएगी, जो हायर वेवलेंथ है वो पास हो जाएंगी, स्कैटर नहीं होंगी। जो लोअर वेवलेंथ है वो स्कैटर हो जाएंगी बीकर के इर्द गिर्द। जहां पहले डार्कनेस दिखाई दे रहा था, कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही थी, अब बीकर के इर्द गिर्द ब्लूइश लाइट दिखाई देगी हमें। इससे ये पता लगता है हमें, जो बात हमने पिछली बार जो रेलिक क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग किया, जो यहाँ पर किया, वही इस एक्टिविटी में पता लग रहा है कि जो लोअर वेवलेंथ है उनकी मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है, जिनकी वेवलेंथ जिस एंड की ज़्यादा है उसकी लीस्ट स्कैटरिंग होती है, जो कि रेलिक क्राइटेरिया का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। वो बात समझ गए? पक्का? श्योर? स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, या जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, दिमाग के कैमरे में सब कुछ पहले सबसे नोट करो। अब अगर ये बात हो गई तो ठीक है, सब कुछ सिंपल है। इसके बाद तो अगली चीज़ क्या है? ये थोड़ा हमारे ज़माने का गाना है, थोड़ा पुराना गाना है, जेनजी वालों गाना तो नहीं है, लेकिन आपने इस गाना सुना होगा, ये आसमां है नीला क्यों, रॉक ऑन फिल्म का। तो बढ़िया गाना है, कभी मौका लगे ज़रूर सुनिए। तो उसी गाने से प्रेरित होकर ये सवाल मेरे दिमाग में आया, और हम लोग फिजिक्स वालों ने बनाया, वाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू? आखिर आसमान नीला नीला क्यों दिखता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे तो कुछ रॉक ऑन वालों ने कुछ कारण बताया, जो संगीतकार होते हैं, पोएट्स होते हैं, उनके अपने कारण होते हैं, और हम फिजिक्स वालों के थोड़े बोरिंग कारण होते हैं। वो बोरिंग कारण क्या है? वही वाली बात है, मैं थोड़ा पहले समझा देता हूं। दिन के टाइम पर सन थोड़ा क्लोज होता है अर्थ के, तो जो लाइट आती है हम तक पहुंचती है, वो मोस्ट स्कैटर्ड लाइट होती है। अच्छा, स्कैटरिंग के लिए जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के अलग अलग गैसेज हैं, या कुछ क्लाउड के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब सस्पेंडेड हैं, वो स्कैटरिंग पार्टिकल्स के तौर पे काम करती हैं। जो सन हमारे क्लोज है, तो जो हमारी आंखों तक जो लाइट पहुंचती है, वो मोस्ट स्कैटर्ड लाइट पहुंचती है। तो वो लाइट, मोस्ट स्कैटर्ड लाइट कौन सी होगी? ब्लू वाले एंड, वॉयलेट इंडिगो ब्लू वाला जो एंड है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू वाला जो एंड है। वॉयलेट सबसे अधिक स्कैटर होती है, लेकिन वॉयलेट हमारी आंखों को रिसेप्टिव नहीं होता, तो हमें ब्लूइश, ब्लू के लिए ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, ब्लू ज़्यादा हमारी आंखों को साफ तौर पे दिखता है। तो इसी नाते हमको स्काई ब्लूइश दिखाई देता है सन नॉर्मल टाइम पर, नून टाइम, मतलब नॉर्मल दिन में, डे टाइम पर, क्योंकि सन, और इसी का उल्टा, जब सनराइज या सनसेट हो रहा है तो सन हमसे बहुत दूर है, तो जो लाइट स्कैटर हो रही है वो रास्ते में खत्म हो जा रही है। तो जो हम तक पहुंच रही है वो अनस्कैटर्ड लाइट, लीस्ट स्कैटर्ड लाइट है। वो कौन सी लाइट है? रेडिश येलो। तो सनराइज और सनसेट के समय पर सन हमें रेडिश येलो दिखाई देता है, और आराम नॉर्मल टाइम पर जब सन हमारे थोड़ा करीब है तो स्कैटर्ड लाइट यानी ब्लूइश दिखाई देता है हमें। यही वाली बात हमें थोड़ा मेमोराइज करनी है, समझनी है, याद करनी, जैसा भी आप कहिए। ड्यूरिंग डे टाइम द सन इज क्लोजर टू अर्थ, ये एक इंपॉर्टेंट इसमें की फैक्ट है, सन इज क्लोजर टू अर्थ। The molecules of the air and other particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light, so they follow Rayleigh criteria. Red end is scattered the least, and lower wavelengths
ब्लो एंड स्कैटर्ड द मोस्ट, ये पहले भी मतलब पहले से आपको याद होना चाहिए। ये स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर और स्मॉल फाइन पार्टिकल्स हैं। सन बीइंग क्लोजर, व्हाट रीचेज इज द मोस्ट स्कैटर्ड लाइट ब्लू एंड सो द स्काई अपीयर्स ब्लू। देखिए 3 पॉइंट से थोड़ा याद तो करना पड़ेगा। फिर से मैंने कहा सन क्लोजर है अर्थ के, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर करते हैं। जो हमारे पास लाइट पहुंचती है वो मोस्ट स्कैटर्ड लाइट होती है, और जितनी वेवलेंथ जिस एंड की लोअर होगी वो सबसे अधिक स्कैटर होगी। ब्लू एंड की लोअर वेवलेंथ है तो वही सबसे अधिक स्कैटर होती है, वही हमारे तक पहुंचती है। ठीक बात है, श्योर। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ और कहने की ज़रूरत है, पिछली एक्टिविटी से ही क्लियर हो गया होगा। और इसकी अगली बात कि सनराइज और सनसेट के समय सन काफ़ी दूर होता है। द मोस्ट स्कैटर्ड लाइट दैट इज शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू एंड इज लॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड व्हाट रीचेस टू अस ऑन अर्थ इज द रिमेनिंग लाइट द लीस्ट स्कैटर्ड हायर वेवलेंथ रेड एंड द स्काई अपीयर्स रेडिश येलो। तो ये वाली की बात है कि इस बार सन इतना दूर है कि जो मोस्ट स्कैटर्ड लाइट है वो रास्ते में एक हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। हम तक जो पहुंच रही है वो लीस्ट स्कैटर्ड लाइट है, इसीलिए स्काई अपीयर्स रेडिश येलो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। पक्का, श्योर। आगे बढ़ सकते हैं। आगे क्या है, कुछ सवाल है क्या इस पर? ठीक है, हाँ, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स बिकॉज, ये सवाल वैसे जो सवाल हमने यहां पर भी एक सवाल आया था, एस्ट्रोनॉट्स को क्यों ब्लैक दिखाई देता है। पहले इसका देख लेते हैं। बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पर स्काई डार्क लगता है, या इस सवाल को ऐसे फ्रेम कर लिया, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्काई हमें कोई रंग नहीं दिखाई देता। लाइट हमारी सनलाइट तो पहुंचती है हमें, लेकिन कोई रंग, स्काई का कोई रंग नहीं दिखाई देता, डार्कनेस दिखाई देती वहां पर। तो scattering of light is not enough at such height. There is no atmosphere at great heights. The size of molecules smaller than the wavelength of visible light. The light gets scattered towards the earth. तो इसका scattering of light is not enough at such heights के बजाय इसका सही आंसर होगा there is no atmosphere at great heights. जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा मतलब कोई इसको भी मार्क, लेकिन इसके कारण ये है, इसके कारण ये है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, there is no atmosphere at great heights. एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी। तो कोई पहला मार्क कर दे तो ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग इसका कारण है, इसमें तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट ग्रेट हाइट्स, इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बी वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। नॉट ट्रू बताना है, कई लोग ट्रू बताने लग जाएंगे, नॉट ट्रू बताना है, ये तो ठीक लग रहा है। रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, हायर वेवलेंथ है, ये भी ठीक लग रहा है। Scattering of light takes place as various colors of white light travel with different speeds in air. ठीक है, एक मिनट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस वेरियस कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, नहीं ये डिस्पर्जन वाली बात होगी, ये गलत हो जाएगा। ये डिस्पर्जन, ये स्कैटरिंग के बजाय क्या लिखा होता है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन होता है इस कारण। लेकिन व्हाइट लाइट एयर में तो डिफरेंट स्पीड होती ही रही है, एयर में तो डिस्पर्जन भी नहीं होता, इनफैक्ट बोलना चाहिए एयर में ये फिनोमेना एयर में डिफरेंट नहीं, सेम स्पीड होती है। एयर में सबकी स्पीड सेम होती है। एयर में एक नॉन रिफ्रैक्टिव, नॉन डिस्पर्जिंग मीडियम है, नॉन रिफ्रैक्टिव मीडियम है, एयर में सारे की स्पीड सेम होती है। तो सी वाला ऑप्शन गलत है, डी वाला भी। द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेरिक एयर स्कैटर द ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड, सो द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आर, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन गलत कौन सा है, सी वाला है। तो ये 2 सवाल आए थे 2024 में। इस तरह के सवाल इस पार्ट से ज़्यादा आते हैं, चैप्टर 3 to 4 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा नहीं आते। एक डिफेक्ट वाले पार्ट से सवाल आता है। एक सवाल और यहीं पर था, कहाँ गया, ये व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि एस्ट्रोनॉट के लिए आउटर स्पेस में नो एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस में नो एटमॉस्फेयर, जब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो नो स्कैटरिंग, जो हाई एल्टीट्यूड्स वाली बात थी, नो स्कैटरिंग। इसीलिए 2 बातें, आउटर स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं, वैक्यूम है, तो वहां कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, तो एस्ट्रोनॉट को डार्क दिखाई देगा। ठीक है, तो मोटा मोटी इसके साथ मुझे लगता है कि हमने सारी बात कर ली इस चैप्टर की। मैंने छोटे में जल्दी तेज रफ्तार से कोशिश की, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तेज रफ्तार से मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, कोशिश ये है कि आपको पढ़ने के दौरान ही चीज़ें याद भी हो जाएं। और मैंने ये भी कोशिश की, जैसा कि मैंने दिखाया, कि अभी तक जो पिछले साल तक जितने भी सवाल आए थे 2024 तक, वो सारे मैंने इकट्ठा किए अलग अलग टॉपिक से। पढ़ते वक्त ध्यान देना है,
सवाल ज़्यादातर इससे ज़्यादातर जो आखिरी पार्ट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, इससे ज़्यादातर रीजन बेस्ड सवाल आ सकते हैं, असर्शन रीजन वाले, या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आ सकते हैं। सवाल टाइप या कुछ फिगरेटिव सवाल आएगा किससे, शुरुआती पार्ट से, डिफेक्ट्स वाले पार्ट से, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और मायोपिया से, जिनके ढेर सारे सवाल भी हमने किए। डिस्पर्जन पे भी सवाल आ सकता है, रेनबो फॉर्मेशन पर। तो छोटा चैप्टर है, क्रिस्प सा चैप्टर है, जल्दी से कर लीजिएगा और मुझे लगता है इट्स मोर देन इनफ। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जो ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपसे लाइव सेशंस में मिलते हैं, वन शॉट वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर वन शॉट वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। फीडबैक भी अपना जरूर दीजिएगा। इसी के साथ सी यू बाय द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा।